जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा इंग्लिश का आपका ENG 304 यानी अपने BA 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का 304 का प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर उपस्थित है स्टूडेंट्स। इस पेपर के टाइटल की बात करें तो फिक्शन सेकंड इस पेपर का टाइटल है और ये 2023-24 का ये प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है स्टूडेंट। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और छोटी छोटी बातों को नोट करते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट आपको ले चलेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहना चाहेंगे, आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नॉवेल अबाउट अ नॉवेलिस्ट राइटिंग अ नॉवेल इज कॉल्ड, यानी ऐसा नॉवेल, ऐसा उपन्यास जिसमें नॉवेल की राइटिंग की, एक नॉवेल कैसे लिखा जाता है या किसी नॉवेल के लिखने के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी जाए कि कैसे लिखा गया इसको, तो ये कौन सा नॉवेल कहलाता है। तो स्टूडेंट ऐसे नॉवेल को जिसमें राइटिंग, एक नॉवेल के राइटिंग के बारे में बताते हैं, इसको मेटा फिक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका 1 सही रहेगा, मेटा फिक्शन। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 सही रहेगा, मेटा फिक्शन। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है मेटा फिक्शन का स्टूडेंट, टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मेटा फिक्शन का। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट। अगर वीडियो फास्ट लगेगा तो वीडियो को आप स्लो करके देखिएगा, ठीक है, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा अगर कहीं आपको पढ़ने में क्वेश्चन पेपर दिक्कत होगी तो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारे पास इसी अवस्था में मिल पाया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मून स्टोन बाई विल्की कोलिंस। तो एक वर्क है नॉवेल मून स्टोन जिसको लिखा है विल्की कोलिंस ने। स्टूडेंट ये कौन सा वर्क है, किस जॉनरा है, इसका जॉनरा क्या है, तो कह रहा है स्पेस फिक्शन, साइंस फिक्शन, मेटा फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन। तो मून स्टोन जो है स्टूडेंट्स, ये जो आपका है ये डिटेक्टिव फिक्शन है। ठीक है, और ये डिटेक्टिव फिक्शन है और इपिस्टलरी नॉवेल के फॉर्म में, यानी ऑप्शन जो डी आपको दिख रहा है डिटेक्टिव फिक्शन आपका राइट होगा। और दूसरी बात याद रखिएगा 1868 में आया था। कब आया था, 1868 में ये वर्क आ गया था स्टूडेंट। और ये इपिस्टलरी नॉवेल भी है। नॉवेल में भी किस तरह का नॉवेल है, डिटेक्टिव नॉवेल के साथ साथ लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया। तो जो नॉवेल लेटर्स के रूप में लिखे जाते हैं उनको इपिस्टलरी नॉवेल कहा जाता है। तो ये डिटेक्टिव के साथ साथ इपिस्टलरी नॉवेल भी है, ये भी आप नोट करिएगा। इसमें दोनों के क्वालिटीज हैं। अगला क्वेश्चन, विच राइटर क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड 007। तो जेम्स बॉन्ड 007 का कैरेक्टर किसने क्रिएट किया है, कौन सा डायरेक्टर है। ठीक है, विच राइटर, सॉरी, कौन सा राइटर ने इसको जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को बनाया। तो स्टूडेंट जेम्स बॉन्ड जैसा फेमस कैरेक्टर बनाने वाले व्यक्ति हैं इयान फ्लेमिंग। कौन है, इयान फ्लेमिंग। ठीक है, इयान फ्लेमिंग ये ब्रिटिश राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर इन्होंने बनाया था और जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर पहली बार 1953 में आया था। इनकी पहली बार 1953 में एक नॉवेल आई थी जिसका नाम है कैसीनो रॉयल। ठीक है, कैसीनो रॉयल में ये इमर्ज हुए थे। 1953 में इनके नॉवेल में जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर दिखा था। याद करिएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हरक्यूली पोइरोट। ठीक है, हरकुली पोइरोट का कैरेक्टर किसने, जो फेमस डिटेक्टिव है, एक जासूसी है, जैसे हमारे पास शर्लॉक होम है, भारत में ब्योमकेश बक्सी है, तो कह रहा है इसी तरह से एक फेमस डिटेक्टिव है हरक्यूल पोइरोट। तो ये जो डिटेक्टिव है ये इसको किसने बनाया, मतलब ये किस राइटर ने इस कैरेक्टर को गढ़ा और अपने नॉवेल में इसको डिटेक्टिव बनाया। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करने के बहुत चांस है इससे मिलते जुलते क्वेश्चन। तो याद रखिएगा हरक्यूली पोइरोट को बनाया अगाथा क्रिस्टी ने। ये अगाथा क्रिस्टी ने इसको बनाया, इस कैरेक्टर को, यानी इस राइटर ने इस कैरेक्टर को गढ़ा और अपने डिटेक्टिव का इन्होंने बहुत सारे नॉवेल लिखे जिसमें हरक्यूली पोइरोट को डिटेक्टिव रखा, जासूस रखा, अपने उपन्यासों का जासूस उसी को बनाया। और इसमें बहुत सारी मूवी भी बनी। स्टूडेंट इन्होंने 33 नॉवेल्स में हरक्यूली पोइरोट को अपना डिटेक्टिव, अपना हीरो बनाया है जो केस को सॉल्व करता है। और 51 शॉर्ट स्टोरीज में भी हरकुली पायरोट जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है, जासूस है। और 2 प्ले, तो कुल मिला के 33 नॉवेल, 51 शॉर्ट स्टोरी और 2 प्ले में अगाथा क्रिस्टी ने हरकुली पायरोट को अपना बनाया है। तो हरकुली पायरोट कुल मिला के स्टूडेंट्स 51 शॉर्ट स्टोरीज, 33 नॉवेल और 2 प्ले में अगाथा क्रिस्टी ने इनको अपना डिटेक्टिव हीरो बनाया है। और ये बेल्जियन, कहाँ का है, बेल्जियम का। तो बेल्जियन डिटेक्टिव है। अगर पूछा जाता कहाँ का है तो बेल्जियम का है। ठीक है, इसको इसलिए इसको बेल्जियन कहा गया है। तो बेल्जियन डिटेक्टिव हीरो है ये। ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ कहना चाहूँगा, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग दैट बलराम हलवाई रॉब्ड। तो जो हमारा ये प्ले है, सॉरी, हमारा जो ये नॉवेल है द वाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा, जिसको 2008 में बहुत प्रेस्टिजियस पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, पुलित्जर जैसा बड़ा पुरस्कार इसको मिला। तो स्टूडेंट कह रहा है कि इसने कितने रुपए चुराए, जो बलराम हलवाई ने इस नॉवेल में कितने रुपए चुराए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट उसने 7 लाख रुपए चुराए थे, 7 लाख रुपीज। बलराम हलवाई था जिसने स्टोल किए कितने, 7 लाख। जो हमारा हीरो भी है एक तरह से कहानी का, उसने 7 लाख रुपीज चुराए हैं। ठीक है, इसमें मूवीज भी बन गई है स्टूडेंट, तो उसको भी आप थोड़ा सा कंसल्ट करिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। बलराम हलवाई ने इसमें से अपने मास्टर अशोक के, और किस बैग का कलर क्या था, रेड बैग था। रेड बैग से 7 लाख रुपए चुराए थे और बॉस का किल भी किया था, उसको बिस्की बॉटल से उसका सर फोड़ दिया था। टू किल अ मॉकिंग बर्ड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। अब टू किल अ मॉकिंग बर्ड किस वर्ष में पब्लिश हुआ, तो कब छपा। तो स्टूडेंट टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इस पे एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट, इस पूरे टेक्स्ट पे, नॉवल पे हमने एक डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, हमारे चैनल पे अपलोडेड, आपको मिल जाएगा। आप जाके BA 5th सेमेस्टर इंग्लिश के प्लेलिस्ट से वो वीडियो देखिएगा तो इस क्वेश्चन के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से सारी बातें आपको उसमें समझाई गई हैं। तो यहाँ पे एडिशनल बातें ना बता के मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो जो टू किल अ मॉकिंग बर्ड है, ये नील हार्पर ली की पुस्तक है। 11 जुलाई 1960 को, 1960 में ये पब्लिश हुई। द डेट वॉज 11th जुलाई। तो 11th जुलाई 1960 दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, और 1962 पर इसमें फिल्म भी बनी अमेरिका में। अमेरिका में पब्लिश हुआ और वहीं पे फिल्म बनी 1962 में। अगर पूछा जाएगा इस पे फिल्म कब बनी, तो 1962 पे बनी। ठीक है, डायरेक्टर कौन है ये सब आप जाके थोड़ा सा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टाउन ऑफ मेकॉम इज लोकेटेड इन। तो जो हमारा यही, अब फिर टू किल अ मॉकिंग बर्ड में जो मेकॉम सोसाइटी में हमारे करेक्टर्स रहते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये मेकॉम सोसाइटी अल्बामा में इसकी सेटिंग है। याद रखिएगा, मेकॉम सोसाइटी अल्बामा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वॉट इज, अगला क्वेश्चन कर रहा है, वॉट इज द नेम ऑफ एटिकस फिन सिस्टर। स्टूडेंट्स मैं फिर कहूंगा, आप वीडियो जाके, हमने टू किल अ मॉकिंग बर्ड पे एक डिटेल वीडियो बनाया, उसको जाके आप देख लीजिएगा और उसको भी फ्रेंड से शेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स उसमें मैंने सारी बारीक बातें बताई हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत बारीकियत से इसको डील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि वीडियो भी हमारा बहुत बड़ा होने वाला है। तो कह रहा है कि अलेक्जेंडर एटिकस फिंच की सिस्टर का क्या नाम था, तो स्टूडेंट अलेक्जेंडेरिया फिंच। ठीक है, अलेक्जेंडेरिया फिंच, इसको ऑन्ट अलेक्जेंडेरिया भी कहा गया है। यही जो है अटिकस फिंच की कजिन रहती है और बच्चों की आंट रहती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाउ ओल्ड इज स्काउट फिंच एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड में स्टूडेंट पूछ रहा है कि एटिकल, जो स्काउट फिंच है, जो हमारी नरेटर है, कहानी की नरेटर है, यही हमारे हमको स्टोरी सुना रही है, तो ये कितने वर्ष की है जब स्टार्ट हो रहा है। तो स्काउट का स्टूडेंट पूरा नाम है जीन लुइस स्काउट। 6 साल की है जब नॉवेल स्टार्ट हो रहा है, तो 6 वर्ष की है। और नॉवेल जब खत्म हो रहा है तब ये स्टार्टिंग में, ये स्टार्ट में, ठीक है, और एंडिंग में वो 8 साल की है। जब एंड हो रहा है तो वो 8 साल की है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो जेम है, ठीक है, जो इससे बड़ा है, तो वो 10 वर्ष का है। और जब नॉवेल स्टार्ट हो रहा है और जब खत्म होगा तो 2 साल बाद खत्म हो रहा है, तो 12 वर्ष का वो हो जाता है जेम। ठीक है, लेकिन यहाँ स्काउट की बात की गई तो वो 6 वर्ष की है स्टार्टिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच ईयर अर्नेस्ट हमिंगवे अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राइटर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन इससे आपको एग्जाम में मिलते हैं। और ये इसका, ये जो नोबेल प्राइज का क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो 21 जुलाई 1899 को बर्थ हुआ किसका, हमारे राइटर का बर्थ, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, इनका बर्थ 21 जुलाई 1899 में। इनका पहले टाइम पीरियड याद रख लीजिए, 1899 इनका टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स। और 1961 तक इन्होंने, 1961 तक का इनका पूरा टाइम पीरियड रहा है। डेथ 1961 में हुई है। नोबेल प्राइज 1954 में मिली है। ऑप्शन कह रहा है सी, 1954 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। और 1953 का ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ईयर में जो है राइटर को पुलिट्जर मिला है। तो 1953 में अगर बात करें तो 1 साल पहले पुलिट्जर अवार्ड मिला है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सलाव मीन इन द नॉवेल ओल्ड मैन एंड द सी। तो स्टूडेंट ओल्ड मैन एंड सी में, जो ओल्ड मैन एंड सी है, राइट, हमारे जिसको 1954 में नोबल और 1953 में पुलिट्जर मिला है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वर्क जो था ये 1950 के अराउंड में आया था। ठीक है,
तो रिटेन अराउंड जो है 1950 के अराउंड ये लिखा गया था, ठीक है। और 1954 में नेबल मिला। जो हमारा राइटर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे स्टूडेंट, इसने और सारे वर्क लिखे हैं जिसमें सन आल्सो राइजेज, नोट करिएगा, सन आल्सो राइजेज 1926, ओल्ड मैन एंड सी 1952, लिखा 50 में, पब्लिश हुआ 1952 में, अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929, फॉर हुम द बेल टोल्स 1940 के आसपास इन्होंने ये वर्क लिखा है। इनके फेमस वर्क हैं जो नाम मैंने बताया। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि सलाव क्या दिखाता है इस नॉवल में। तो सलाव वर्ड जो है स्टूडेंट्स इस नॉवेल में वेरी अनलकी या अनलकी को दिखाता है, क्योंकि वो 84 डेज से हमारा जो हीरो है ओल्ड मैन सेंटियागो, वो कोई फिश नहीं कैच कर पाता है। तो गांव वाले इसको, विलेजर्स इसको सलाव कहते हैं। सलाव मतलब वेरी अनलकी, ठीक है। इसी के कारण मैनोलिन का फादर जो है मैनोलिन को उससे अलग करना चाहता है, लेके जाना चाहता है कि वो अनलकी है। हाउ डिड मैनोलिन द ओनली फ्रेंड ऑफ द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी। तो कह रहा है कि कितना बड़ा है मैनोलिन जब नॉवेल ओल्ड मैन एंड सी का। स्टूडेंट एग्जैक्ट एज हमको पूरे टेक्स्ट में नहीं मिलता है। हमको पूरे टेक्स्ट को अगर हम पढ़ ले तो एग्जैक्ट एज हमको कहीं नहीं मिलता है कि वो कितने वर्ष का है, ठीक है। एग्जैक्टली वो माना जाता है कि वो 5 वर्ष का था तब आया था, लेकिन जब टेक्स्ट चल रहा है तो एग्जैक्टली वो कितने वर्ष का है वो माना जाता है कि वो अपने टीन एजर में है, ठीक है। टीन एजर मतलब अपने किशोरा अवस्था में है, और किशोरा अवस्था जो है 12 से 16 ईयर होता है। तो स्टूडेंट और 16 ईयर पे बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप 16, 18, 16, 15 यही आपको मिलेगा, 15, 16। तो 16 हमारा राइट आंसर होगा, हम 16 के साथ जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट कहीं आपको डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके अवेयर कराइएगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक के आंसर को कमेंट करके मुझे मत बताइएगा कि क्वेश्चन बैंक में ये लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आप ट्रस्टेड साइट और बुक का रेफरेंस देके मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन, सेंटियागो ड्रीम इन द ओल्ड मैन एंड द सी सिंबलाइजेज। तो सेंटियागो का ड्रीम ओल्ड मैन एंड सी में सेंटियागो जो ड्रीम देखता है वो क्या दिखाता है। तो स्टूडेंट वो लायंस का ड्रीम देखता है ना बीच पे, तो वो क्या दिखाता है। अब वो वाइटेलिटी ऑफ यूथ, ये सबसे बड़ा कारण है। वो दिखाता है लॉन्गिंग फॉर, कि अब वो बूढ़ा हो गया और शेर जब दौड़ रहे हैं तो बीच पे, तो वो यूथ और पावर का सिंबल है, ठीक है। लेकिन ये मेन है, लेकिन बाद में जो 2-3 ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेंस ऑफ रिग्रेट एंड अनफुलफिल्ड एम्बिशन, वो दिखाता है कि लॉयंस दौड़ रहे हैं और राइटर कुछ नहीं कर रहा है, तो वो दिखाता है कि उसको पछतावा है उस ड्रीम्स का, कि लॉयंस का ड्रीम क्या सिंबलाइज करता है। तो उसका मेन मतलब तो वही है कि जो सेंटियागो है वो यूथ और वाइटेलिटी यानी पावर को, ताकत को, और अपने यूथ डेज को जितना यूथ डेज में वो बहुत पावरफुल था लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो वो उसको रिग्रेट है और उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। वो बड़ा फिशरमैन बनना है लेकिन 84 दिन से उसको बिल्कुल शिकार नहीं मिल रहा है, तो ये ध्यान देना। इट सिग्निफाइज ट्रांसीडेंस एंड द साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस हर एग्जिस्टेंस। तो ये दिखाता है कि जो नेचर का साइकिल है, चक्र है, वो चलता रहता है और उसमें, ठीक है, साइक्लिक नेचर, वो जीवन है, चक्र जो है चलता रहता है और उसका अपना महत्व है, ठीक है। उसका वो अपने आप में घटित होता है, हमेशा इंसान पावरफुल नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है ऑल ऑफ एबव। तो स्टूडेंट पहला बहुत कंपलसरी है, हो सकता है पहले को छोड़ के 2-3 ऑप्शन बदल के दे दी जाए तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर ये सारे ऑप्शन मिलेंगे तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ये सारे को दिखाता है। अगर हम, क्योंकि हमको सिंबलाइज की बात करनी है तो इसका मतलब बड़े स्तर पे हमको मीनिंग को देखना होगा। सेंटियागो ड्रीम इको इन द बिब्लिकल इमेजरी ऑफ। तो सेंटियागो का जो ड्रीम है वो किसकी बिब्लिकल इमेजरी यानी बाइबल में किसके कैरेक्टर से मिलता जुलता है, तो किसके इमेजरी से, किसके चित्रण से मैच करता है बाइबल के। तो डैनियल ड्रीम्स ऑफ क्राइस्ट नहीं स्टूडेंट, डैनियल जो है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सेंटियागो ड्रीम करता है लायंस का, उसी तरह से बाइबल में भी जो डैनियल है उसको भी लायन के सपने आते हैं। तो दोनों में पैरेलल बनाया गया, दिखाया गया कि कैसे यहाँ की स्टोरी और क्राइस्ट की स्टोरी से कनेक्टेड है। और कहीं बहुत बार सेंटियागो अपने आप में क्राइस्ट है, ये भी दिखाया गया कि सेंटियागो अपने आप में बहुत प्योर है, क्राइस्ट की तरह बहुत मतलब सफरिंग करेक्टर है। इस तरह का सफर, उसकी सफरिंग और क्राइस्ट की सफरिंग या डैनियल की सफरिंग एक है। तो बहुत ज्यादा इसमें बिब्लिकल इमेजरी इस टेक्स्ट में भरा हुआ है, ये भी आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथोलॉजिकल फिक्शन। तो क्या नहीं है मैथोलॉजिकल फिक्शन का कैरेक्टरिस्टिक, तो ध्यान से पढ़िएगा। कैरेक्टरिस्टिक है ये नहीं पूछा है, क्या नहीं है। तो कैरेक्टर फ्रॉम मैथोलॉजी, फोकलोर एंड लीजेंड, यानी इसके कैरेक्टर मैथोलॉजी, फोकलोर और मैथोलॉजी से होते हैं, यानी मिथ से होते हैं। फोकलोर मतलब जो लोक कहानियां होती हैं, और लीजेंड्स मतलब गाथाओं से होते हैं। तो बिल्कुल सही है। प्रेजेंट ग्रैंड और इपिक नैरेटिव, ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है कि ये ग्रैंड, बड़े और इपिक नैरेटिव में मैथोलॉजिकल फिक्शन होता है, ठीक है। एक्सप्लोर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये गलत है, यानी यही फीचर नहीं है। और अगला कह रहा है री इंटरप्रेट और री इमेजिन
द एग्जिस्टेंस ऑफ द मिथ फ्रॉम अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, यानी जो पुरानी कथाएं हैं, जो पुरानी जैसे हरकुलिस की कथाएं हो गई, बाइबल की कथाएं हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो उसके कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है नए तरीके से दिखाने के लिए। जैसे माय फ्रेंड गणेशा, या तो इसमें दिखाता है ना गणेश जी बच्चे की आके हेल्प करते हैं, तो वो जो कथाएं हैं वो पुरानी है लेकिन उसको नए फॉर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी होता है मेटाफिक्शन में, ये भी हो सकता है। तो लीजेंड फोकलोर से होते हैं, इपिक नैरेटिव, ग्रैंड नैरेटिव होता है, तो ऑप्शन जो सी है बस वही नहीं होता है, तो वही एक फीचर नहीं है। ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें नहीं होता, इसमें मतलब साइंस फिक्शन में ऐसा होता है। ये विज्ञान का ग्रोथ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ग्रोथ हम साइंस फिक्शन में देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वेयर डिड हेमिंगवे बिगेन टू राइट हिज फेमस वर्क द ओल्ड मैन एंड द सी। तो कह रहा है हेमिंगवे ने कहाँ पे लिखना शुरू किया अपना फेमस वर्क ओल्ड मैन एंड सी। तो स्टूडेंट ये क्यूबियन है, ये क्यूबा से है और क्यूबा में ही इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था, ठीक है। तो क्यूबा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा क्यूबा, और राइटर ओरिजिनली कहाँ का है तो क्यूबियन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट अलॉन्ग विथ अ राइटर। तो कौन एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी है और एक राइटर के साथ साथ। तो स्टूडेंट फाइनेंशियल जर्नलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो अरविंद अडिगा, ठीक है, अरविंद अडिगा जो है, ठीक है, अरविंद अडिगा जो है ये फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी रहे हैं, ठीक है, यानी ये वित्तीय लेख भी लिखते रहे हैं, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी रहे हैं, और इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स नाम के अखबार के लिए भी लिखा है। उस वर्क का क्या नाम था, फाइनेंशियल टाइम्स नाम के जर्नल के लिए भी काम किया है, न्यूज़पेपर या आप कह सकते हो। तो फाइनेंशियल टाइम्स के लिए भी इन्होंने लेख लिखे और इसमें काम किया है, तो ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल यानी वित्तीय इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स राइटिंग और करते रहे हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, व्हाट थ्रू व्हाट मीन्स डिड बलराम हलवाई लर्न अबाउट चाइना। ठीक है, चाइना के बारे में बलराम हलवाई को किससे पता चलता है। तो स्टूडेंट चाइना के बारे में उसको एक बुक से पता चलता है, ठीक है। बलराम हलवाई चाइना के बारे में कैसे जान पाता है, तो वो एक बुक से जान पाता है, ठीक है, वो एक बुक से जान पाता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर इस नॉवेल की बात करें तो ये जो हमारा द वाइट टाइगर है, ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है, यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है बलराम हलवाई वही स्टोरी को बता रहा है, ठीक है। और 2008 में इस वर्क को पब्लिश भी हुआ और इसको मैन बुकर प्राइज मिला, 2008 में पब्लिकेशन भी है, और मैन बुकर, मैंने पुलिट्जर कहा होगा आगे तो उसको करेक्ट करिएगा, ये मैन बुकर प्राइज मिला है इसको, पुलिट्जर नहीं, मैन बुकर प्राइज 2008 में मिला है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। और 8वें चैप्टर में, ठीक है, जो 8वां चैप्टर है कार ड्राइव टू सक्सेसफुल, इसमें ये बताता है कि कैसे वो कार ड्राइवर से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना, ठीक है। और ये चाइना के प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर को वेन जियाबाओ को एक लेटर लिख के ये सारी अपनी स्टोरी बताता है, ठीक है, चाइनीज प्रीमियर, और वो कौन किसको बताता है, वेन जियाबाओ को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवेल द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर का नरेटर कौन है। तो स्टूडेंट द वाइट टाइगर नॉवेल है, इसका नरेटर की जब हम बात करते हैं तो हमारा मेन हीरो, या इसको आप एंटी हीरो भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मर्डर ये कर देता है, अशोक का मर्डर ये कर देता है, तो एक तरह से एंटी हीरो भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो नरेटर की हम जब बात करते हैं तो इसमें हमारा बलराम हलवाई नरेटर हो जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द आड वन आउट रिगार्ड इन द बलराम हलवाई। बलराम हलवाई से जुड़ा हुआ कौन सा इसमें से मैचिंग गलत है। तो स्टूडेंट हम जब टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि वो 3 पोएट को मानता है, और उसमें 3 पोएट में मतलब 4 पोएट को बताता है, जिसमें 3 का नाम बताया गया है बुक में और चौथे का नाम नहीं बताया गया। तो वो 3 पोएट कौन है, वो नाम याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो 3 पोएट है रूमी, रूमी की कविता, रूमी की आप जाके देखेंगे, गूगल करिएगा तो रूमी की कविताएं, पोएट्री, शायरी आपको मिलेगी, रूमी दूसरा राइटर स्टूडेंट आपका हो जाता है। रूमी के बाद आपका आ जाता है गालिब और इकबाल। गालिब दूसरा, गालिब की बात की गई है, और तीसरा बात है इकबाल की, ठीक है। तो इकबाल की बात की गई है, बाकी इसको छोड़ के किसी और पोएट के बारे में जो है बलराम हलवाई ने बात नहीं की है। तो इन तीनों का नाम याद रखेंगे। तो बलराम हलवाई इनको 3 को अपना फेमस पोएट बताता है, कवि बताता है, रूमी, गालिब और इकबाल को।
तो इसमें से बोल रहा है कौन, तो स्टूडेंट रूमी जो है उस एक वही एक है, बाकी नेरूदा, अहमद, फैज और वर्ड्सवर्थ की बात नहीं करता है। तो कई बार पूछेगा किसकी बात करता है, कई बार पूछेगा किसकी बात नहीं कर रहा है, तो बस रूमी की बात कर रहा है और नेरूदा की बात नहीं कर रहा है, और रूमी के साथ साथ गालिब और इकबाल को भी बात करता है। तो नॉट पूछेगा तब हम नॉट लगा देंगे, जब हम जानेंगे कि किसकी किसकी बात करता है तो आप नोट कर लीजिएगा कि रूमी गालिब और इकबाल की बात करता है, नेरूदा, अहमद, फैज और वर्ड्सवर्थ की बात नहीं करता है। तो इसमें कौन सा गलत है, तो पूछ रहा है तो गलत तो 3 हो गए, कौन अलग है, तो रूमी जो है बस वही सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड बाय बलराम टू किल अशोक, तो किसका उपयोग करके बलराम हलवाई जो है अशोक का किल कर देता है। तो स्टूडेंट जब बलराम हलवाई अशोक के कामों से परेशान हो जाता है तो उसका किल करने के लिए वो एक बियर की जो बॉटल होती है, विस्की की बॉटल, बियर नहीं, एक वाइन की जो बॉटल होती है, ब्रोकन विस्की बॉटल उसके सर में मार देता है और उसका मर्डर करके फरार हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विस्की बॉटल। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। स्टूडेंट 3 पोएट की बात की गई है इस वर्क में, मैं आपको बता दे रहा हूं। 3 पोएट मैंने बता दिए थे आपको, रूमी, गालिब और इकबाल, और 4 लैंडलॉर्ड की बात की गई है। 4 लैंडलॉर्ड मतलब जमींदारों की बात की गई। पहला कौन है, नोट करिएगा, पूछा जाएगा, बफेलो। दूसरा है स्टॉर्क, STORK। तीसरा है वाइल्ड बोर, और चौथा है रेवन। ठीक है, ये 4 लैंडलॉर्ड की बात की गई है, नोट करिएगा, काम आएगा। इसको छोड़ के किसी की बात नहीं की गई है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट वीडियोस को आप शेयर करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, टू किल अ मॉकिंग बर्ड इज सेट इन द सिटी ऑफ, तो स्टूडेंट टू किल अ मॉकिंग बर्ड किस सिटी में सेट है, तो स्टूडेंट मैंने बताया था मे कॉम सोसाइटी अल्बामा में इसकी सेटिंग है, और टू किल अ मॉकिंग बर्ड की। ठीक है, मे कॉम सोसाइटी अल्बामा में इसकी सेटिंग है, और इस पर डिटेल वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा अपलोड है, उसको आप जाके देखेंगे तो पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी उसको पिन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इवेंट इज रिलेटेड टू किल अ मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड से कौन सा इवेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो कह रहा है, तो कह रहा है जो टू किल अ मॉकिंग बर्ड है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो है हमारा। ठीक है, तो ये वर्क लिखा गया है ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, 1932 से 1935 के बीच इसकी सेटिंग है। हमारे वर्क की सेटिंग 1932 से 1935 के बीच की है, ये स्टोरी बता रही है। ठीक है, और इस समय ये ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड है। तो ये किस पीरियड को दिखाता है, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड को दिखाता है, जब दुनिया में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया था, डिप्रेशन आ गया था, तनाव का युग चल रहा था। ठीक है, लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, जिसके पास थे उनकी इनकम नहीं हो रही थी, ये ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटिकस फिंच वाज बाय अ प्रोफेशन, तो एटिकस फिंच जो है स्काउट का जो फादर है, वो पेशे से क्या रहता है, वो पेशे से एक लॉयर रहता है। ठीक है, एक एडवोकेट रहता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, लॉयर रहता है। ठीक है, जो 25वां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या कह रहा है देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है व्हाट इज सेंटियागो रिएक्शन आफ्टर शार्क अटैक हिज बोट इन द ओल्ड मैन एंड द सी, सेंटियागो कैसा रिएक्ट करता है जब शार्क उसके बोट पर अटैक कर देती है। तो स्टूडेंट, ही गिव अप, ही वोज रिवेंज, ही इज इंडिफरेंट, ही इज डिटरमाइंड टू फाइट। तो स्टूडेंट जब शार्क जो है, मार्लिन है, ठीक है, मार्लिन जब शार्क का अटैक हो जाता है, शार्क का नेम क्या है, कितने फीट लॉन्ग है, ये सब देखिएगा आप ध्यान से, तो वो ही डिटरमाइंड टू फाइट, यानी वो उससे लड़ाई करने के लिए मतलब प्रतिबद्ध रहता है। डिटरमाइंड मतलब अब कुछ नहीं, मुकाबला करना, जो होगा देखा जाएगा, वो ना घबराता है ना कुछ करता है, ही डिटरमाइंड टू फाइट, यानी अब उसका मुकाबला इसको करना है, इसके लिए वो सज्ज रहता है। वीडियो आपको मिल भी जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैलिफोर्निया रहती तो कुक है, घर का कुक का काम करती है, लेकिन स्टूडेंट इसके पास बहुत सारी ड्यूटीज है। तो कई लोग कुक लगा के सोचेंगे कि मैंने सही किया है, सही तो है लेकिन पूरे सही नहीं है आप, इससे आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि अगले ऑप्शन में कह रहा है ड्राइवर है, नैनी है, मैनेजर है। तो स्टूडेंट्स वो कुक के साथ क्लीनर भी है, घर की सफाई भी करती है, स्वीपर भी है, क्लीनर है, स्वीपर है, नैनी है, और डिसिप्लिन मेकर है, बच्चों में अच्छा डिसिप्लिन, ये ब्लैक वुमेन है, और घर में अच्छा डिसिप्लिन बनाती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, एक मदर का काम भी करती है। तो कुल मिला के स्टूडेंट ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि ये नैनी है, नैनी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, नैनी। ये कुक तो है, अगर आपको नैनी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप कुक लगाएंगे, लेकिन जब नैनी मिल जाएगा तो आप नैनी ही टिक करेंगे, इस बात को दिमाग में अच्छे से लॉक करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉट डज मार्लिन रिप्रेजेंट इन द ओल्ड मैन एंड द सी, मार्लिन जो हमारी सार्क है वो क्या दिखाती है, किसको रिप्रेजेंट करती है ओल्ड मैन एंड सी में। तो स्टूडेंट जो, ठीक है, तो मार्लिन जो हमारी है वो जस्ट ये दिखाती है कि
द ओवर पावरिंग नेचर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का ओवर पावर यानी सबको डोमिनेट करने वाला रूप, यानी वो प्रकृति का रूप है, बिल्कुल ठीक है। द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड अचीवमेंट, और दूसरा ये पहला तो करेक्टर सही है कि ये प्रकृति के भयानक और रूप को भी दिखाती है जिसमें वो प्रकृति सबको कंट्रोल कर लेती है। दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड अचीवमेंट, यानी अस्तित्व के लिए और पहचान बनाने के लिए एक लड़ाई को दिखाती है, बिल्कुल ठीक है। जो सैंटियागो और मार्लिन के बीच में होता है, दोनों भाई मार्लिन जो है वो इनको अपना फूड बनाना चाहती है और इनको भी फूड चाहिए, तो ये उसका शिकार करना चाहते हैं। तो दूसरा सही है। मैन वर्सेज वाइल्ड, यानी मैन वर्सेज नेचर की फाइट, यानी जो वाइल्ड मतलब जो खुखार है उसकी भी लड़ाई दिखाती है, तो ऑल ऑफ एबव। तो स्टूडेंट ये सारे ऑप्शन ठीक है, ये सारे को दिखाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑल ऑफ एबव। स्टूडेंट आपसे कहना चाहूंगा हर केस में ऑल ऑफ एबव सही नहीं होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, बिना पढ़े ऑल ऑफ एबव को देख के टिक मत करिएगा, मतलब निकालने की कोशिश करिएगा, अभी पता चल जाएगा कैसे कह रहा हूं। कह रहा है हु इज रेसिसिज्म, हाउ इज रेसिसिज्म पोर्ट्रेड बाय हार्पर ली इन द नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यानी टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो हमारा नॉवेल है, इसमें रेसिसिज्म यानी नस्लवाद जो है इसको कैसे दिखाया गया है। तो कह रहा थ्रो ऑल करेक्टर, यानी सभी करेक्टर रेसिसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं ये गलत हो गया, सभी नहीं दे रहे हैं, कुछ करेक्टर्स दे रहे हैं, कुछ गोरे लोग नस्लवाद को, रंगभेद को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है थ्रू द जुडिशियल सिस्टम वेयर ट्रायल इज कंडक्टेड, बिल्कुल जज और लोग भी जो है पूर्वाग्रह हैं और वो काले और गोरे देख के फैसले सुना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं माइला एविल के केस में जो उसकी डॉटर है उसको टार्चर और उसका हैरेसमेंट जो है उसका फादर ही करता है, लेकिन फंसा देता है एक ब्लैक मैन को, ठीक है। बाय शोइंग यूटोपियन सोसाइटी फ्री ऑफ रेसिज्म, तो फ्री नहीं है, दिखाता है कि एक बड़ी सोसाइटी जहां पे रेसिज्म है, फ्री नहीं है, ऑल ऑफ एबव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। तो कि ये कैसे दिखता है, कोर्ट जो जहां पे न्याय मिलना चाहिए वहीं पे रेसिज्म चल रहा है, वहीं पे रंगभेद चल रहा है, ये नॉवेल इसको दिखाता है, ठीक है। और ये भी दिखाता है कि जो फिंच जैसे अच्छे एडवोकेट भी हैं जो गोरे होने के बाद, सफेद मतलब रंग भेद में व्हाइट होने के बाद भी ब्लैक की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। ये बहुत अच्छा नॉवेल है स्टूडेंट्स, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई, आप जाके जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट रोल डज टॉम रॉबिन्सन प्ले इन डिपिक्टिंग रेशियल इनजस्टिस टू किल अ मॉकिंग बर्ड, तो टॉम रॉबिन्सन क्या रोल प्ले करता है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टॉम रॉबिन्सन जो है क्या रोल प्ले करता है रेशियल इनजस्टिस को, जो हमारे टेक्स्ट टू किल अ मॉकिंग बर्ड में दिखाया गया है, तो टॉम रॉबिन्सन क्या रोल प्ले करता है, क्या उसका रोल है। तो वो क्या कर रहा है, तो ऑप्शन कर रहा है द मोरल कॉन्साइंस ऑफ मेकॉम इज सिंबलाइज थ्रू हिम, यानी मेकॉम सोसाइटी का नैतिक जो है चरित्र दिखाया गया है कि लोग मोरल है, मतलब नैतिक रूप से वो लोग अच्छे हैं सोसाइटी के लोग, तो ये तो ठीक लग रहा है। अगला क्वेश्चन का द रोल ऑफ डिफेंस लॉयर, तो भैया टॉम रॉबिन्सन बू रैडले का जो है वो डिफेंस लॉयर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। फिर करा नरेटर ऑफ द नॉवेल, वो तो स्काउट फिंच है, वो भी नहीं है, और स्काउट फिंच जो है वो नील हार्पर ली के बचपन का ही एक कैरेक्टर है, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी है, पूरी तरह से नहीं है, लेकिन जो स्काउट फिंच का कैरेक्टर है वो नील हार्पर ली के बचपन से मिलता है, और जो एटिकस फिंच है वो नील के फादर से उसका कैरेक्टर मैच करता है। प्रैक्टिशनर ऑफ रेसिज्म नहीं है, जो टॉम रॉबिन्सन है प्रैक्टिशनर मतलब जो उसका प्रयोग करता है, जो रेसिज्म दूसरे पे मतलब उसका प्रयोग करता है, और ये रेसिज्म यानी रंग भेद का ये पीड़ित व्यक्ति है, उससे ग्रसित है, ना कि ये उसको करने वाला है, उसको बढ़ावा देने वाला है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसको प्रैक्टिशनर नहीं, विक्टिम मतलब उसका दोषी है, उससे उसमें उस रेसिज्म में ये दब गया है, तो ऑप्शन डी में प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए था, विक्टिम होता तो ये सही हो जाता, अकेले सही हो जाता, लेकिन ये प्रैक्टिशनर लिखा है तो वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करता है, वो ऐसा काम नहीं करता, रंगभेद को बढ़ावा देने वाला काम नहीं करता है, वो उसी रंगभेद से पीड़ित है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा कि द मोरल कॉन्साइंस ऑफ मेकॉम्ब इज सिंबलाइज्ड थ्रू हिम। ओके स्टूडेंट, आपसे कहूंगा वीडियो आपको फास्ट लगती है तो आप स्लो कर लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा हम टाइम मेंटेन करने के लिए वीडियो को फास्ट करते हैं, आप स्लो करके देख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है तो मेरी बातों को ध्यान से सुने और अपने वीडियो की क्वालिटी को हाई मैक्स पे सेट कर ले, क्योंकि पेपर थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज मार्लिन काट बाई ओल्ड मैन, तो मार्लिन को हाउ बिग वॉज मार्लिन कॉट बाई ओल्ड मैन, यानी जो सेंटियागो है मार्लिन को जब वो पकड़ लेता है मार देता है तो वो कितने फीट लंबी रहती है, तो स्टूडेंट वो 18 फीट लॉन्ग रहती है, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है 18 फीट, तो वो कितने फीट की रहती है, वो 18 फीट लॉन्ग रहती है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मार्लिन जो फिश है वो 18 फीट की रहती है। वॉट इज द ओरिजिनल नेशनैलिटी ऑफ ओल्ड मैन इन ओल्ड मैन एंड द सी, तो ओरिजिनल नेशनैलिटी ऑफ ओल्ड मैन जो रहता है उसकी ओरिजिनल नेशनैलिटी क्या है, तो ठीक है वो क्यूबियन है, मैंने बताया था वो क्यूबियन है, ठीक है।
तो वो क्यूबन है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, वो क्यूबन है। वॉट अब कह रहा है वेन वॉज द व्हाइट टाइगर पब्लिश। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेन वॉज द व्हाइट टाइगर पब्लिश। व्हाइट टाइगर कब पब्लिश हुआ? तो स्टूडेंट ये जो अरविंद अडिगा का मैन बुकर प्राइज विनिंग वर्क है, ठीक है, और ये कब पब्लिश हुआ? तो ठीक है, तो ये 2008 में ही ये पब्लिश हुआ है और 2008 में ही ये पुरस्कार से जीता हुआ है, ठीक है। तो इसको मैन बुकर प्राइज भी 2008 में मिला हुआ है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा 2008। इन विच ओशन इज द गल्फ स्ट्रीम? किस ओशन में गल्फ स्ट्रीम है? तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री का आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट अटलांटिक ओशन में है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है स्टूडेंट, ये एक स्ट्रीम है, धारा है, जो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाके मिलती है। तो कहाँ से निकलती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाके मिलती है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकल के ये जो करंट है वो जाके अटलांटिक ओशन में गिरती है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ द लक्ष्मणगढ़ इन द व्हाइट टाइगर? तो कौन इसमें से एक लैंडलॉर्ड नहीं है द व्हाइट टाइगर में? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था, मैंने आपको 4 लैंडलॉर्ड बताए थे, फिर से दोहरा देता हूं। बफेलो पहला लैंडलॉर्ड है, दूसरा स्टोर्क है, यस जो ऑप्शन है, एक लैंडलॉर्ड स्टोर्क है ही, दूसरा रेवन है, एक लैंडलॉर्ड रेवन है, तीसरा वाइल्ड बोर है, एक वाइल्ड बोर है, और चौथा वल्चर नाम का कोई लैंडलॉर्ड नहीं दिखाया गया है, ठीक है। चौथा इसमें बफेलो होना चाहिए, द बफेलो, ठीक है, भैंस वाला, द बफेलो। ये 4 लैंडलॉर्ड के नाम इस तरह से राइटर ने आयरनी के रूप में इस्तेमाल किया गया है, सटराइज करने के लिए राइटर ने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो कौन नहीं है, अब आपको आंसर पता चल गया कौन नहीं है, द वल्चर नहीं है, बाकी ये तीनों है, और चौथा है द बफेलो, जिसका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द स्टार्क इन द व्हाइट टाइगर? स्टॉर्क का असली नाम क्या है? जो एक लैंडलॉर्ड स्टॉर्क है ना, द स्टॉर्क, इसका असली नाम क्या है? तो स्टूडेंट जो स्टॉर्क है, इसका जो ओरिजिनल नेम की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका हो जाता है लैंडलॉर्ड ऑफ लक्ष्मणगढ़, और ये जो फादर ऑफ अशोक हैं, अशोक के और मुकेश के ये पिता हैं, और इनका वास्तविक नाम ठाकुर रामदेव रहता है। तो ठाकुर रामदेव का ऑप्शन हमको ऑप्शन बी में दिख रहा है, यही असली लैंडलॉर्ड रहते हैं, ठाकुर रामदेव। और ये किसके फादर हैं? तो ये अशोक के और मुकेश के फादर है। मुकेश का दूसरा नाम मंगूस है, मंगूस मतलब न्योला, ठीक है, उसको द मंगूस किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा हु इज द मंगूस, तो आप बताइएगा मुकेश, और वो इसी के पिता हैं, ठाकुर रामदेव। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज ग्रैंड मदर नेम ऑफ व्हाट इज द ग्रैंड मदर्स नेम इन द व्हाइट टाइगर? व्हाइट टाइगर में ग्रैंड मदर का नाम क्या रहता है? तो स्टूडेंट ग्रैंड मदर का नाम कुसुम रहता है, ठीक है। क्या नाम रहता है? कुसुम। जो ग्रैंड मदर हैं हमारे ऑथर बलराम हलवाई की, इसका नाम कुसुम रहता है, ठीक है। स्टूडेंट साथ ही साथ कहना चाहूंगा, अगर आप एक मॉडल पेपर चाह रहे हैं कि मैं सारे टेक्स्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं 20-20, 25-25, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट करिएगा, तो हम आपके लिए वो पेपर रेडी करेंगे कि सर हम वी वांट मॉडल पेपर, या एक चैप्टर वाइज मैं आपको करा दूंगा 20-20, 25-25 क्वेश्चन, अगर आपके अच्छे शेयर और वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। अगला क्वेश्चन तो ये मैंने कराया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु एक्चुअली बीट एंड असाल्ट माइला एविल इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड? यानी वास्तव में कौन उसके साथ मारपीट करता है? तो माइला एविल जो हमारी विक्टिम है, इसके साथ मारपीट का आरोप लगाया जाता है टॉम रॉबिन्सन पे, लेकिन मारपीट किया कौन रहता है? बॉब एविल, जो इसका फादर है। जो टॉम रॉबिन्सन है उसका तो एक हाथ में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको चोटिल है, लेकिन जो बॉब एविल है यही अपनी बेटी को टॉर्चर करता है और उसका हैरेसमेंट भी यही करता है एक फादर होने के बाद। और ये कहता है कोर्ट मेरा कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं एक वाइट मैन हूं और वाइट मैन ब्लैक मैन से सुपीरियर होते हैं, तो कोर्ट मेरे साथ है, उसको कोर्ट का डर नहीं है, और वो पूरे आरोप टॉम रॉबिन्सन पे लगा देता है और अपनी बेटी को खुद ही परेशान किया रहता है। हुज हाउस इट बर्न डाउन इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड? टू किल अ मॉकिंग बर्ड में किसके घर में आग लग जाती है? तो मिस मॉड जो है, मिस मॉडी, इनके घर में आग लग जाती है, और ये बड़ा हाउस नहीं चाहती थी, ये चाहती थी कि इनके पास बड़ा सा आंगन हो, गार्डन हो बड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये बड़ा घर नहीं चाहती थी। और जो हमारा स्काउट के फादर है मिस्टर फिंच, ये इनके घर का फर्नीचर बचाने में हेल्प करते हैं। तो मिस मॉडी के घर में आग लगती है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेन द नॉवेल इंड द ओल्ड मैन एंड द वेन द नॉवेल इंड द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड सी इज, तो ओल्ड मैन को ओल्ड मैन के साथ क्या होता है? तो वो कह रहा है ड्रीमिंग अबाउट लॉयन, ड्रीमिंग अबाउट शार्क, सिंगिंग लाउडली,
और स्मोकिंग सिगार। तो स्टूडेंट जब हमारा नॉवेल खत्म होता है तो भी वो जाता है, एक गहरी नींद लेता है और उसको ड्रीम में लायन बीच पर खेलते हुए नजर आते हैं। और इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं, ये अब ये ड्रीम यहाँ पे ये दिखाता है कि जो उसके राइटर को, जो हमारे सेंट्रल हीरो सेंटियागो को लैक ऑफ वाइटलिटी एंड पावर एंड यूथ था, वो कहीं ना कहीं मिल गया है। भले ही उम्र से वो नहीं बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत हिम्मत और बहुत ताकत बाकी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बलराम यंग कजिन हु कम्स टू दिल्ली फॉर अ जॉब इन द व्हाइट टाइगर। तो एक यंग कजिन जो है बलराम का, जो दिल्ली जॉब के लिए आता है व्हाइट टाइगर में, उसका क्या नाम है? तो स्टूडेंट उसका नाम धर्म है। ठीक है, उसका नाम क्या है? धर्म है। ठीक है, जो यंग कजिन है, जिसको जब अशोक का मर्डर करने के बाद जो बलराम है इसको लेके भाग जाता है यहाँ से। ठीक है, बेंगलुरु की तरफ शायद निकल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द करेक्टर ऑफ ग्रेट सोशलिस्ट इन द व्हाइट टाइगर इज मॉडल्ड ऑन। तो स्टूडेंट ग्रेट सोशलिस्ट का करेक्टर किसके ऊपर रचा गया है? जो हमारा स्टूडेंट कहीं लिखा नहीं गया है, ये आपको दिमाग लगाना है, आपको पढ़ना है, आपको मूवी देखनी है, और मूवी भी बनी है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो किसके ऊपर वो मॉडल्ड है? द ग्रेट सोशलिस्ट का कैरेक्टर। तो स्टूडेंट एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं पे भी एग्जैक्ट नहीं लिखा है वो कौन है। अब आप किससे उसको जोड़ लें, ये आपके ऊपर है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट जो है कि ये लालू प्रसाद यादव या साधु यादव या हो सकता है। तो इसको स्टूडेंट अपने स्तर पे भी एक बार चेक करिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरा आंसर यही फाइनल आंसर है। इसको आप खुद भी चेक करिएगा। ठीक है, तो ये लालू प्रसाद यादव या साधु यादव में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, मैं इस पर श्योर नहीं बता रहा हूँ। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, या टीचर्स ने, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे वो कमेंट करके बताएंगे कि टीचर्स ने ऐसा बताया है, ताकि सारे स्टूडेंट्स की मदद हो पाएगी इसमें। ये कोई भी बिहार से वो बड़ा लीडर रहता है, वो अपने आप को समाजवादी दिखाता है, लेकिन वो बहुत गलत काम करता है। तो अब हम डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकते कि ये रियल लाइफ में कौन है, लेकिन हिंट किया गया है, तो हिंट के हिसाब से आपको समझ लेना है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कहूंगा, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि टीचर्स ने आपको क्या क्लियर किया हुआ है। ठीक है, इसके लालू यादव के साथ आप जा सकते हैं, साधु यादव के साथ भी जा सकते हैं, बाकी तो कहीं पे क्लियरली नहीं लिखा है। ठीक है, वो बस हिंट है। हु इज द एडिटर ऑफ द लोकल, और ऐसा क्वेश्चन दे के बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पे स्टूडेंट केस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि राइटर ने कहीं नहीं लिखा है। अब आप क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन बना के देख रहे हो, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने क्या समझा इसको। हु इज द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो कौन जो है एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर रहता है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में? तो स्टूडेंट मिस्टर जो है ब्रैक्सटन ब्रैगी अंडरवुड, इनका पूरा नाम है मिस्टर ब्रैक्सटन ब्रैगी अंडरवुड। तो ब्रैक्सटन ब्रैगी भी आएगा तो याद रखिएगा मिस्टर अंडरवुड का ही नाम है। तो BRAXTON, मिस्टर ब्रैक्सटन बैगी, BA ब्रैगी BRAGY। ठीक है, ब्रैगी अंडरवुड, मिस्टर ब्रैक्सटन ब्रैग अंडरवुड जो है ब्रैग है। ठीक है, तो ये रहते हैं एडिटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से फोकस करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द जज इन द टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो जज का क्या नाम रहता है जो स्टूडेंट अच्छा डिसीजन नहीं देता है? तो जज का नाम की जब हम बात करते हैं तो जॉन टेलर रहता है। जॉन टेलर जज का नाम रहता है। ऑप्शन आपका जो सी है सही हो जाएगा, जॉन टेलर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कर रहा है। द ओल्ड मैन डिस्कसेज जो डी मैगियो। जो डी मैगियो का जो ओल्ड मैन जो है बार बार जिक्र करता है नॉवेल में विथ मैनोलिन। मैनोलिन को जो डी मैगियो के बारे में बताता है विथ वॉट गेम इज मैग एसोसिएटेड इन द ओल्ड मैन एंड द सी। तो यानी जो डी मैगियो जो है, मैगियो किस खेल से संबंधित है जिसका जिक्र जो है ओल्ड मैन करता रहता है? तो स्टूडेंट ये बेसबॉल से, आई होप ये बेसबॉल से, ठीक है, ऑप्शन बी बेसबॉल से जुड़ा रहता है, सॉकर नहीं, बेसबॉल से ये जुड़ा रहता है। बेसबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी रहता है और उसके फादर भी शायद फिशरमैन रहते हैं। ठीक है, तो वो उसने बहुत छोटे मतलब गरीबी से अपना नाम बनाया रहता है और इसी को अपना आइडियल मानता है सेंटियागो। ठीक है, तो बेसबॉल से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डज बलराम फर्स्ट गो फ्रॉम लक्ष्मणगढ़ इन द व्हाइट टाइगर। तो स्टूडेंट लक्ष्मणगढ़ से वो कहाँ जाता है? तो स्टूडेंट धनबाद। ठीक है, ही मूव टू धनबाद। इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डज बलराम ऑफर एज अ कंपनसेशन टू द पेरेंट्स ऑफ द बॉय किल्ड बाय वन ऑफ हिज ड्राइवर इन द व्हाइट टाइगर। तो कह रहा है कि बलराम ऑफर एज बलराम को कंपनसेशन के रूप में कितने रुपए देने के लिए ऑफर करता है जो व्हाइट टाइगर में जो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो हाउ मच मनी डज बलराम ऑफर एज अ कंपनसेशन, बलराम को कंपनसेशन के रूप में उसके फादर को देने के लिए कितने रुपए की ऑफरिंग की जाती है? तो स्टूडेंट 25,000 रुपीज की ऑफर देने की बात की जाती है। ठीक है, बस 25,000 में मामला रफा दफा करने की बात की जाती है।
अगला क्वेश्चन, बलराम फादर डाइड ऑफ विच डिजीज। तो स्टूडेंट जो बलराम के फादर हैं वो टीबी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इससे उनका डेथ हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, टीबी। स्टूडेंट मैं आपको सीधे राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शंस नहीं बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जहां जरूरत है ऑप्शन समझने की, मैं वहीं पे ऑप्शन डिस्कस करता हूँ। अगला क्वेश्चन, हैंडमेड टेल इज एग्जाम्पल ऑफ। तो स्टूडेंट हैंडमेड टेल जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, ठीक है। और मार्गरेट एटवुड का जो हैंडमेड टेल है ये एक डिस्टोपियन वर्क है, ठीक है। तो ये डिस्टोपियन मतलब ऐसा नॉवेल जहां पे कुछ भी अच्छा नहीं हो, जहां पे अंधकार हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, जहां पे वर्ल्ड का डार्क और ग्लूमी पिक्चर दिखाया जाए, वो डिस्टोपियन नॉवेल है। और हैंडमेड टेल एक डिस्टोपियन नॉवेल है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बाकी ईयर्स आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर जैकॉल एंड मिस्टर हाइड इज एग्जाम्पल ऑफ। तो डॉक्टर जैकॉल और मिस्टर हाइड किसका एग्जाम्पल है? तो स्टूडेंट डॉक्टर जैकॉल और मिस्टर हाइड जो है ये आपका साइंस फिक्शन के साथ साथ गोथिक गोथिक साइंस हॉरर है। तो साइंस फिक्शन तो दिया है स्टूडेंट, अगर गोथिक भी रहेगा दो और ए भी दोनों रहेगा तो ये साइंस फिक्शन के साथ साथ गोथिक हॉरर फिक्शन है। यानी साइंस का डेवलपमेंट भी है इसमें, साइंस का यूज भी है और गोथिक हॉरर है, ठीक है। तो ये साइंस, गोथिक हॉरर और मिस्टीरियस नॉवेल है बाय आरियल स्टीवेंसन। किस इसका राइटर कौन है अगर पूछ देता है तो आरियल रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इसके राइटर हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, आरियल स्टीवेंसन का ये वर्क है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। 1886 में आया था। कब आया है? तो 1886 में ये वर्क आया है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर हु ऑथर द नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ऑथर कौन है? तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी एक डिस्टोपियन, ठीक है, ये डिस्टोपियन नॉवेल है, 1932 में आई थी, 1932 में आई थी और एल्डॉक्स हक्सले की है और डिस्टोपियन वर्क है, ये भी आप याद रखिएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए 25 क्वेश्चन इसमें भी कवर करिए, पूरा 50 क्वेश्चन का सीरीज कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर स्टूडेंट आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम एक मॉडल पेपर के रूप में उसको अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारे माई डी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक। स्टूडेंट वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा, आपका शेयर ही हमको मोटिवेट, शेयर और सपोर्ट ही मोटिवेट करता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशंस।